चलिए, अप्रोच क्लियर है सबको? क्वेश्चनिंग माइंड और नेगेटिव माइंड? यस मैम। चलिए, नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या आप टेस्ट नेचर रख सकते हो? यस मैम। टेस्ट नेचर रख सकते हो इन्वेस्टिगेशन के अंदर? नो मैम। नो मैम। जैसे टेस्ट नेचर का मतलब क्या होता है, आपके सामने 10 एविडेंसेस है और आपने 2 ही उसमें से चेक किए हैं। नहीं मैम, ये इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अपन पूरा डिटेल है ना, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना है आपको, आपको कोई फैक्ट एस्टेब्लिश करना है, तो ऑब्वियसली आप वहां पे कभी भी टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट चेकिंग कर लिया तो अगेन आप क्या बोलोगे कि मैंने सारी चीजें चेक नहीं करी तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे दूं, है ना, मैं तो ओपिनियन ही दूंगा। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, वहां पे आपको फैक्ट एस्टेब्लिश करना है, आपको 100% चीजें चेक करनी पड़ेगी, डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, सारे फैक्ट्स की चेकिंग करनी पड़ेगी। बट ऑडिट में क्या ऐसा कंपलसरी है कि आप 100% चेकिंग करो? वहां पे तो चलता ही है, टेस्ट चेक चलता है वहां पे, है ना, ठीक है। अच्छा, 11th क्लास में कंक्लूसिव एविडेंस और प्राइमा फेसी एविडेंस के बारे में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा था। है ना। अच्छा, ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, प्राइमा फेसी है। तो प्राइमा फेसी का मीनिंग क्या होता है कि जितना हमने देखी है चीजें, जितने एविडेंसेस हमने ऑब्टेन किए हैं, वो हमें बता रहे हैं इनिशियली, मतलब ऊपर ऊपर की नजर, है ना, जो हमने पहली नजर में ऊपर ऊपर की नजरों से जो चीज देखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो नेचर ऑफ एविडेंसेस क्या होते हैं ऑडिट के अंदर? प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं। जो भी हमने ओपिनियन दिया है आप उसे कभी भी कंक्लूसिव नहीं मान सकते हो। मतलब हमने कहा कि हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, इन माय ओपिनियन हमने ऐसा कहा, ठीक है, तो आप इसे कभी भी कंक्लूसिव नहीं मान सकते कि यह सब कुछ ट्रू एंड फेयर ही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने खुद ने कहा है कि हमने जो एविडेंसेस चेक किए हैं हम केवल उसके बिहाफ पे ये बोल रहे हैं, है ना। हमने सारे जब एविडेंसेस ही चेक नहीं किए तो हम कभी भी कंक्लूसिव आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या आप प्राइमा फेसी देंगे या कंक्लूसिव देंगे? कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव देंगे, है ना। नाउ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट मतलब मुझे रिपोर्ट किसको सबमिट करना है? तो ऑब्वियसली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसी को मैं जाकर के रिपोर्ट सबमिट करूंगी, क्योंकि जिसने मुझे अपॉइंट किया है मैं उसी को ही तो जाकर के रिपोर्ट दूंगी। तो शेयर होल्डर, पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यस मैम। ओके ओके ओके। हम रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? हम रिपोर्ट उसी बंदे को सबमिट करेंगे जिसने हमें अपॉइंट किया है, ठीक है। तो कंपनीज के केस में हमें अपॉइंटमेंट कौन देता है? शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप कंसर्न में पार्टनर्स एंड देन प्रोप्राइटर। ओके, तो जो भी बंदा हमें अपॉइंट कर रहा है उसी को हम क्या करेंगे? रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगेन इन्वेस्टिगेशन के केस में भी सेम ही होगा, जो हमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंपलसरी नहीं है कि ओनर ही होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ओनर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि ओनर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, शेयर होल्डर्स को लग रहा है तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे इन्वेस्टिगेटर, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएंगे। इसलिए ये डिफरेंस में पॉइंट लिखा है ना। क्लियर, समझ में आ गया? ऑडिट ईयर एंड पे होती है नॉर्मली, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ईयर एंड पे करवाना ही पड़ेगा या फिर हर ईयर करवाना ही पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। आपको नीड है, आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, इन दैट केस ओनली
आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस पढ़े थे आप लोगों ने? Yes, ma'am. जो एडवांटेजेस थे वही सिग्निफिकेंस है, कोई डिफरेंस नहीं हाँ है, मैम। है ना? हाँ मैम। बस लिखने का तरीका डिफर है और कुछ भी नहीं। अच्छा, नाउ इंडिपेंडेंसी पढ़ लिया था, कोई भी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंसी में? No, ma'am. No मैम। नो। अब मैंने आपको कहा था कि एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स में आप पर लोगों को इंडिपेंडेंसी बताना। ओके, इंडिपेंडेंसी बता देती हूँ मैं। 3 चीजें तो मैंने आपको बताई हुई है इंडिपेंडेंसी का मतलब, इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंसी ऑफ सॉरी माइंड नहीं बताया मैंने आपको। इंडिपेंडेंसी का मीनिंग होता है कि आपका रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए सामने वाला बंदा, एंड सेकेंडली आप मनी के थ्रू, फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फियर, मनी के थ्रू आप किसी भी दबाव में नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी फ्री फ्रॉम फेवर होने चाहिए एंड फ्री फ्रॉम फियर होने चाहिए। इन 3 पॉइंट्स को टेक्निकली यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि हमारे इंडिपेंडेंसी का मतलब इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंसी इन अपीयरेंस, 2 चीजें होती हैं। इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड मतलब कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, हमें हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ माइंड दैट टेक्स एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, allowing such person to act with integrity, objectivity and professional skepticism। तीनों वर्ड हमने पढ़े हुए। इंटीग्रिटी का क्या Yes, मीनिंग था? ऑनेस्ट, है ना? ऑब्जेक्टिविटी मतलब sincere, honest, Sincere. Sincere, honor and straightforward. यस, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड अनबायस्ड होना चाहिए और impartial Partially attitude. होना चाहिए, वो एंड इम्पार्शियल impartial. एटीट्यूड मेंटेन करना है। एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब नॉलेज और Questioning mind. Knowledge, training, experience. Having a questioning mind. माइंड। यस, Yes, हम ma'am. critical assessment करते time having a questioning mind is professional हमारा skepticism. क्वेश्चनिंग माइंड चलना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और जिन्होंने नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस बोला उनके बेसिस पे तो हम जजमेंट लेंगे, Judgment. Yes, ma'am. Professional judgment होता है तो- ma'am, वो तो। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा इंडिपेंडेंसी ऑफ माइंड मतलब हमें ऑनेस्टी मेंटेन करते हुए, अनबायस्ड नेचर रहते हुए और क्वेश्चनिंग माइंड को फॉलो करते हुए सारे ओपिनियंस लेने हैं, हमें किसी भी तरह से वहां पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें कवर हो गई आपकी कि आपका फियर नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि फियर नहीं होगा तभी आप ऑनेस्ट रह पाएंगे, एंड फेवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम फियर होने चाहिए एंड फ्री फ्रॉम फेवर होने चाहिए। एंड अपीयरेंस में भी आप क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए सामने वाली पर्सन की। आप यहाँ पे अगर चाहें तो रेड पेन से लिख लें, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको यही वर्ड्स बता रही हूँ, फ्री फ्रॉम fear and free from favor, ठीक है। फेवर मतलब पैसे वाली बात आ जाती है। एंड इंडिपेंडेंसी इन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब हमारा जो रिश्ता दिख रहा है वो Related. एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मींस रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, हमारा उस बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक अगर Yes, मैं ma'am. कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ तो मैं कंपनी की शेयर होल्डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शेयर होल्डर हुई तो मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट हाई बताना चाहूंगी ताकि मेरे को डिविडेंड हाई आए, है ना। तो ऑब्वियसली मेरी इंडिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना। क्लियर सबको? यस मैम। मैम ये क्वेश्चन मतलब जो मैम, आपने एक ऐड बार करवाया details वाला फिर से बता दो। 1 मिनट, पहले किसने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये क्वेश्चन मैंने मैम ये जो ऐड करवाया आपने वो तो ठीक है, इसमें हमें कॉपी में कौन सा लिखना है ये आप अभी बताओगे ना? नोटबुक के अंदर मैं आपको इंडिपेंडेंसी का मीनिंग 3 वर्ड्स ही लिख कर दूंगी, अगर लिख के दूंगी तो, ठीक है। कि फ्री फ्रॉम फियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फेवर होना चाहिए एंड non-related होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हमें याद रहेंगे तो इजीली हम एग्जाम में जाके लिख पाएंगे। अच्छा, क्या बता, सेकंड क्वेरी क्या थी, क्या चीज वापस बतानी है?
अपीयरेंस एक बार थोड़ा फिर से बता दो। हाँ, अपीयरेंस का मतलब होता है कि हम जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके साथ में हमारा रिलेशन ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कब दिखेगा? जब हमारा उस बंदे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स फादर मदर डॉटर ब्रदर सिस्टर, कोई रिलेशन हमारा उसके साथ में नहीं है, क्योंकि अगर हम रिलेटेड पार्टी होंगे तो हम उनके अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, या फिर जो हमें वो जैसा कहेंगे हम वैसा कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, हमारा उस एंटिटी के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है, मुझे उसका 20% प्रॉफिट मुझे मिलता है, ये फिक्स है हर ईयर। अब मैं उसकी ऑडिट करूंगी तो क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट दिखाऊंगी क्या? मैम प्रॉफिट को बढ़ा के बताओ। मैं प्रॉफिट ना। को बढ़ा के बताऊंगी, है ना। मैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग बताऊंगी कि मुझे इजीली लोन मिल जाए, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से जीएसटी में गड़बड़ कर लूंगी कि मुझे जीएसटी का पेमेंट कम करने को मिले, ताकि जो भी मैंने लोगों से जीएसटी कलेक्ट किया है वो मैं अपने पॉकेट में डाल लूं। ये सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर सबको? इंडिपेंडेंसी इन अपीयरेंस, ठीक है। यस A मैम। person who is a थर्ड पार्टी टू द क्लाइंट, थर्ड पार्टी ही होना चाहिए, वही ऑडिटर बन सकता है, वही इंडिपेंडेंसी मेंटेन करेगा। ताकि ये दो चीजें लिखी हुई है, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वुड रीजनेबली बी एक्सेप्टेड एज एन ऑडिटर, ठीक है। अगेन वही तीन चीजें कि आप एज एन थर्ड पार्टी आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है। ओके यस मैम। ओके, नाउ लास्ट 5 to 10 मिनट्स होंगे अपने पास में। लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है? जो ऑडिटर भेजता है, ऑडिटर को ऑफर एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस लेटर करता है ना, तब भेजता है। और उसमें बताता है अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, स्कोप क्या रहेगा ऑडिट का, ये सब ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती है ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं ये दो लाइंस क्या लिखी हुई है। एंगेजमेंट लेटर इज अ डॉक्यूमेंट, है ना, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। हमेशा लिखने का तरीका पढ़ा करो कि क्या लिखना है, हमें स्टार्ट कैसे करना है। एंगेजमेंट लेटर अगर हमने डायरेक्टली ये लिख दिया ना, इशूड बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट, है ना, ठीक है, कुछ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, बट चीजें डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये चीज लिखेंगे तो हमारी नॉलेज का पता चलता है कि कितना इन डेप्थ जा करके हमने चीजें पढ़ी है। तो एंगेजमेंट लेटर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट। नाउ ये इशू क्यों करते हैं, तो यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए हमें। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव, जो चीजें कंटेंट्स होती है उसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए हम एंगेजमेंट लेटर इशू करते हैं, ठीक है। क्यों? अब आप लोगों में से कोई ये भी पूछ सकता था कि मैम स्कोप, ऑब्जेक्टिव, राइट्स, ड्यूटी सारी एक्ट में और आईसीआई ने ऑलरेडी डिसाइडेड करके रखी है, तो भी हम इन्हें वापस से लिख करके क्यों देते हैं? ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्लाइंट को हमेशा ये क्लियर हो, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा ना पता एक्ट क्या कहता है, क्लाइंट को थोड़ा ना पता आईसीआई ने क्या नोटिफिकेशंस निकाल के रखे हैं, इसलिए हम उसे वापस से रिटर्न में लिख करके देते हैं, हर बार लिख करके देते हैं, हर साल, कि ये हमारी राइट्स रहेंगे, ये हमारी ड्यूटीज रहेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है। हर एक चीज वहां पे हम लिख के देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। नाउ ये कंपलसरी नहीं है कि केवल स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के अंदर ही, मतलब जो कंपलसरी ऑडिट होती है वहीं पे हम एंगेजमेंट लेटर इशू करें क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, राइट्स, ड्यूटीज तो आपको हर जगह पे बतानी पड़ेगी, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहे हो चाहे वॉलेंटरी ऑडिट करने जा रहे हो। तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स यानी कि वॉलेंटरी ऑडिट्स में भी आपको एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए, ताकि आप सामने वाली पार्टी को राइट्स और ड्यूटीज, स्कोप सारी चीजें बता सके। क्लियर सबको? दो लाइंस ये। अच्छा, Yes, देन ma'am.
कंटेंट्स सबसे पहले टाइटल आ रहा है, टाइटल सबको ही पता है एंगेजमेंट लेटर रहेगा, यानी हेडिंग क्या रहेगी। एड्रेसी मतलब हम जिस बंदे को ये एंगेजमेंट लेटर इशू कर रहे हैं उसका नेम, उसके कंपनी का नेम, ठीक है। जैसे मान लो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो टू माय नेम स्वाति माहेश्वरी और मेरी कंसर्न का नाम है कुछ भी XYZ एंड कंपनी, तो साथ में लिखूंगी मैं ब्रैकेट में XYZ प्रोप्राइटर ऑफ XYZ एंड कंपनी, ठीक है। पूरा लिखना है आपको एड्रेस ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी का नाम लिख दिया यानी कंसर्न का नाम लिख दिया, आपको साथ में सोल प्रोप्राइटर का नाम भी लिखना है। अब पार्टनरशिप फर्म है तो ओनली पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा, ठीक है। और अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट सबको पता है क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या स्कोप होते हैं, वो पूरा रिटर्न में लिखा हुआ रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या ड्यूटी होती है ऑडिटर की? ओपिनियन एक्सप्रेस करना ओनली, है ना। तो यहाँ पे हम क्लियर लिखेंगे कि हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको ओपिनियन इशू करेंगे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, है ना। और हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉज रेगुलेशन की कंप्लायंस और इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग एंड फ्रॉड का इफेक्टिवनेस ऑफ, ठीक है। ये तीन चीजें हम उन्हें सेकेंडरी बता देंगे। देन रेफरेंस टू एप्लीकेबल FRF हम ये बताएंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आपके ऊपर FRF यानी फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम उन्हें यहाँ पे ये क्लियर कर देंगे, लाइक कंपनीज है आपकी तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे उनको रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। देन वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट, ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझ लो, न्यू है आप लोगों के लिए। वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट मतलब कि मेरी रिपोर्ट कब तक वैलिड रहेगी। जो मैं मेरी ओपिनियन देने वाली हूँ आपको, ये ओपिनियन मेरा ऐसा नहीं है कि जन्मों जन्म तक चलता रहेगा आपके साथ में। ये मेरा ओपिनियन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वैलिड रहेगा। जैसे मान लो मैंने ओपिनियन इशू कर दिया कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और आपके यहाँ से फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑडिटर की रिपोर्ट पे बिलीव करके हमने तो आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर रिलाय करके लोन दिया था, जब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया है तो हमारा ओपिनियन ऑब्वियसली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें तो जो ऑडिट एविडेंसेस मिले थे उसी के हिसाब से हमने किया, वहां पे आपके फैक्ट की चेकिंग हुई। तो ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है जो मेरी रिपोर्ट को वैलिड नहीं करार देगा अब, तो उस समय मेरी रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि हमारे रिपोर्ट का वैलिडिटी कब तक रहेगा, ठीक है। हाँ, कोविड-19 भी हमारी मीटिंग में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट, यस मैम, ये जो ऐसे वैलिडिटी है, अगर मतलब आपने एक एग्जांपल दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और तब तो इनवैलिड हो जाएगा, इसके अलावा मतलब अगर नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तब कब इनवैलिड माना जाएगा? मान लो मेरे यहाँ पे फायर लग जाती है, ठीक है, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, पूरी डाउन हो जाएगी, मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, मेरी मशीनरी जल गई तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इन दैट केस अब मेरी वो रिपोर्ट क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। या फिर कुछ भी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, AS 5 पढ़ेंगे आप लोग, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट आ जाता है, कुछ ऐसी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बन जाती है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर में किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड रहेगी, है ना, वो लाइबिलिटी किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड होगी, आज की डेट में फिक्स नहीं है, तो वो हमने कंटिंजेंट में शो कर दी, ठीक है। अब मान लो जैसे मेरे ऊपर, मैम एक बार टाइटल में भी बता दीजिए क्या आता है। हेडिंग एंगेजमेंट लेटर, अच्छा, सिर्फ एंगेजमेंट लेटर। हाँ,
ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, बस यही हेडिंग टाइटल होती है। ओके मैम। तो अब मान लो कि मेरा कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरे ऊपर इतनी हैवी वाली ऑर्डर आ गया कोर्ट का कि आपको इतना पेमेंट एज अ कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। अब वो अमाउंट इतना ज़्यादा बिग था कि मुझे उसके लिए मेरी सारी असेट्स को सेल करना पड़ सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरा जो सेल है वो मेनली 4 जनों को होता था। इसमें से एक डेटर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया किसी भी रीजन से उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो मेरा जो 60% सेल था वो सारा का सारा उसी बंदे को जाता था। बाकी के 3 कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा जाता था, बट मेरा सबसे बिग डेटर ही वही बंदा था, बिग कस्टमर ही वही था। तो क्या अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं आएगा फ्यूचर में? आएगा ना। तो अब मैं मेरी पुरानी रिपोर्ट को ले जा करके बैंक के सामने रखूं तो ऑब्वियसली उसकी वैलिडिटी क्या हो गई? लो हो गई। क्यों? क्योंकि वो वाला बंदा, बैंक को भी थोड़ा चेक करना चाहिए कि सेल्स किसको कर रहे हो। वो जो बंदा है वो बंदा अब आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है या किसी भी रीजन से उसने बिजनेस बंद कर दिया, तो अब आप इन्हें लोन दोगे तो आप कभी भी हम पे ये नहीं बोल सकते कि ऑडिटर ने रॉन्ग ओपिनियन इशू किया था। ओके यस मैम, आ गया। मैम आप बीच में कोविड का बात बता रहे थे। क्या बोल रहे हो? मैम बीच में आपने कुछ बोला था ना, कोविड कुछ ऐसा कुछ। अरे कोई मीटिंग में एंटर हुआ था कोविड-19 के नाम से पार्टिसिपेंट। ओह अच्छा मैम। देन सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर साइन करेगा एंगेजमेंट लेटर पे। इसी में से एक रिपोर्ट वैलिड कितने 1 ईयर तक होती है ना? ऐसे हाँ 1 ईयर। एक्चुअली जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो लास्ट 3 इयर्स की मांगता है। अपन 1 ईयर कुछ नहीं बोल सकते, 1 ईयर 2 ईयर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है। ओके मैम। नाउ इनहेरेंट लिमिटेशन सबको पता है। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर साइन करेगा इसके ऊपर। देन क्लाइंट साइन करेगा कि आपने जो भी लिखा है इसको मैं एक्सेप्ट करते हैं। देन डेट एंड प्लेस आ जाएगा कि हम जयपुर में बैठ करके हमने ये सारा डीलिंग किया था जयपुर, और इस पर्टिकुलर डेट पे ये सारा डीलिंग हुआ। तो बाकी के पॉइंट्स तो समझाने लायक है। और लिमिटेशंस और सारी आ जाएंगी ना? हाँ सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखी भी रहेगी। मैम एक बार 6th पॉइंट भी रिपीट कर। यस मैम, 6th वाला। 6th वाला रेफरेंस टू एप्लीकेबल एफआरएफ। हम इस हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये लिख करके देंगे कि आपके ऊपर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। जैसे कंपनी है तो कंपनी के केस में आपके ऊपर कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 एप्लीकेबल होता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए और आपके फाइनेंशियल्स बनाए। ये चीज हम रेफरेंस दे देंगे। ओके ओके मैम। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? नेचर पढ़ा है ऑडिट का स्कोप पढ़े हैं, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी, एडवांटेजेस पढ़े, और बाकी एंगेजमेंट लेटर के बारे में पढ़े। कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ी जो कीवर्ड्स थे हमारे, है ना, कुछ डिफरेंसेस पढ़े। तो ये सारी चीजें आज आप लोगों को 1 घंटा मिलता है जब भी फ्री होते हो, तो इस सारे नोट्स को एक बार क्वेश्चंस पढ़ें और अपने आप आंसर बोलने का ट्राई करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें लिख करके क्या आना है। ठीक है, तो अपने आप ही आपके इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। मैम हम सीएमए कौन से ऑडिट कर सकते हैं? सीएमए कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ओनली कॉस्ट ऑडिट ही कर सकता है क्या? कॉस्ट ऑडिट, और एक होती है इंटरनल ऑडिट, वो भी कर सकता है। पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट क्या होती है, हमारा 4th 5th चैप्टर आएगा कुछ, तो तब पढ़ेंगे क्या होती है इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट भी कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड बंदा नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट आपको अपॉइंट करता है तो आप मैनेजमेंट ऑडिट भी कर सकते हैं। तो मैम हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट क्यों पढ़ रहे हैं, केवल कॉस्ट ऑडिट क्यों नहीं पढ़ रहे? कॉस्ट ऑडिट आपके फाइनल में है, हमें करनी नहीं है तो भी सिलेबस में।
तो जब तक आप नॉर्मल ऑडिट के नॉलेज नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑडिट भी होगी तो यही सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव यही होएगा आप लोगों का, सारी चीजें यही होएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको नॉर्मल ऑडिट पढ़ाया जा रहा है, देन आपको कॉस्ट ऑडिट पढ़ाया जाएगा। यस गौरव? मैम एक सीए भी कर सकता है कॉस्ट ऑडिट? नहीं, सीए कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, ओनली सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। और मैम सीए में कोई मतलब नॉर्मल ऑडिट कर सकता है, लाइक जो सीए करते हैं? सीए के पास में स्पेसिफिक राइट फाइनेंशियल ऑडिट का है, वो कभी भी सीएमए नहीं कर सकता, है ना। जो इंटरनल ऑडिट बोली मैंने, जो मैनेजमेंट ऑडिट बोली, ये कोई भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। क्या? गूगल पर सर्च करो तो सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, वो कर सकता है सीएमए भी, वहां पर बताते हैं। टैक्स ऑडिट इज फाइनेंशियल ऑडिट। टैक्स ऑडिट जो होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है, वो फाइनेंशियल ऑडिट ही होती है। जीएसटी भी ऑडिट होती है क्या? यस, सीएस सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, जो आपकी एक्ट की कंप्लाइंसेस चेक करनी होती है कि किसी कंपनी ने सारे एक्ट जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो कंप्लाई किए या नहीं किए। जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको जो रजिस्टर्स मेंटेन करने, जो रिटर्न्स फाइल करने, वो सारे किए या नहीं किए, ये एक सीएस चेक करता है। ये राइट सीए और सीएमए के पास नहीं है। यस। कौन सा? ऑडिट के कितने पैसे मिलते होंगे? ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर कोई छोटी सी कंसर्न है जिसका टर्नओवर केवल 10-15 लाख रुपए का है तो आपको ज्यादा नहीं मिलता रेम्युनरेशन। यही अपन बिग कंपनीज के अंदर जाते हैं जिनका टर्नओवर करोड़ ऑफ रुपीस के अंदर है, तो आपका रेम्युनरेशन अच्छा होता है। करोड़ ऑफ रुपीस मतलब 20 करोड़ से अबव है तो रेम्युनरेशन अच्छा होता है। 5-6 करोड़ के अंदर आपका मैक्सिमम जो रेम्युनरेशन होता है वो 10,000 15,000 इतना ही होता है। और ये वेरी करता है कि आपकी कंसर्न किस प्लेस पे, लाइक मुंबई में है तो मुंबई का रेम्युनरेशन एकदम अलग चलता है, वहाँ पे 5 करोड़ वाली कंपनी को भी 15-20 हजार रुपए या 25 हजार रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम छोटी सी जैसे किसी टाउन के अंदर चले जाएं, वहां पे सीए का ऑफिस है, वहां पे कोई एंटिटी है तो उनको 5,000 रुपए ही मिलते हैं ऑडिट के। तो वो हर चीज डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे हैं, एंटिटी कहाँ पे है, एंटिटी का साइज क्या है, एंटिटी का वर्किंग क्या है, इन सब के ऊपर रेम्युनरेशन डिसाइड करता है। मैम यस मैम, जैसे आपने बताया था कि कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है ये फाइनेंशियल ऑडिट, हाँ। वैसे कॉस्ट ऑडिट भी होता है क्या कंपलसरी मैम? नहीं, कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। कॉस्ट ऑडिट केवल उन कंपनीज का होता है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अबव है ना। अलग अलग लिमिट्स है। मैं एकदम से 50 करोड़ बोलूंगी तो आपने गूगल पे सर्च किया तो बोल दोगे कि गलत है। तो 50 करोड़ फिक्स नहीं है ना। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग है। प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज है, कुछ टेबल ए के अंदर आती है उनकी 50 करोड़ से, और जो टेबल बी के अंदर आती है उनकी 100 करोड़ से। मैम तो जैसे आपने कुछ बताई ना, जैसे स्टैट्यूटरी जो होती है जिनमें तो मतलब बाइंडिंग है ही कि करनी है, ऐसे कॉस्ट में नहीं है किसी की? नहीं, कॉस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाउंडेड आप सिर्फ वही टर्नओवर बेसिस पे हो कि टर्नओवर ज्यादा होगा तो ही आपको करवानी है, बाकी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैम एक बार प्लीज लिमिट एक और बार बता दीजिए जो आपने बताई थी कि केवल इतनी ऑडिट हम कर सकते हैं। एक सीए 60 टैक्स ऑडिट्स कर सकता है। जो फाइनेंशियल ऑडिट्स वर्ड बोला ना मैंने, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 60 टैक्स ऑडिट्स कर सकता है और 20 कंपनी ऑडिट्स कर सकता है। ओके मैम। कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट दोनों ही फाइनेंशियल ऑडिट्स होती है। मैम ऐसे कॉस्ट उसकी भी होती होगी लिमिटेशन, जैसे अभी उसकी है? हाँ, कॉस्ट की भी 20 होती है। कॉस्ट ऑडिट एक सीएमए 20 कॉस्ट ऑडिट्स कर सकता है। ओके, और कोई क्वेरी? चलो तो हम डिसॉल्व करते हैं सेशन। यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।